ज़्यादा मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएँ दाखिल किया है। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ, सैटरडे संडे बीच में घूमता रहता हूँ। आपके रायगढ़ में बीच में ही आ गया अपना काम छोड़ के, क्योंकि यहाँ के परिवार के लोगों ने विशेष आग्रह था कि नहीं इसी में आना है, 15 जनवरी को ही आना है। 500 जिलों में हमने अब तक प्रवास किया है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 500 जिलों में, और 500 जिलों में प्रवास करने के बाद हमें समझ में आया है कि भारत की जो मुख्य समस्याएं हैं वो सब इंसानों ने ही बनाई हैं, और ख़ास तौर पे ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने समस्याएं पैदा किया है। भारत की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, लेकिन जो चल रही है उसको कहीं न कहीं कुछ नेताओं का, सत्ताजीवी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे माओवाद है, चाहे वो धर्मांतरण है, चाहे वो घुसपैठ है, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो लैंड जिहाद है, चाहे वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है। जितनी भी समस्याएं हैं इन सब को सत्ताजीवी नेताओं ने संरक्षण दिया है, इसलिए समस्याएं चल रही हैं। उन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने करीब 50 देश विरोधी कानून बनाए हैं, उसमें से 25 कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूँ कोर्ट में। वक्फ एक्ट को हमने चैलेंज किया है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया है, जामिया को माइनॉरिटी का दर्जा देना उसको चैलेंज किया है, अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देना उसको चैलेंज किया है। हमने 3 तलाक हलाला को चैलेंज किया है, बहुविवाह को चैलेंज किया है, मुताह मिस्यार को चैलेंज किया है, तहर्रुस को चैलेंज किया है, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किराया जैसी बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही, उनको चैलेंज किया है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि एक सुरक्षित भारत बने। सबल भारत हो, संपन्न भारत हो, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे मूल आवश्यकता है सुरक्षित भारत हो। क्योंकि भारत से लोग पलायन करते हैं। पलायन इसलिए नहीं करते कि भारत अच्छा नहीं, केवल एक ही हमको लगता है भारत सुरक्षित नहीं। बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग भारत छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं बाहर, उनको लगता है भारत सुरक्षित नहीं है, 25-30 साल के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा। तो सुरक्षित भारत हो, सुरक्षित भारत तभी होता है जब राम नीति लागू होती है, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। कानून का खौफ हो, अदालत का खौफ हो कि अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा तो हमारे साथ ऐसा हमें दंड मिलेगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। जब वो खौफ पैदा होगा तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। चाहे वो आपके छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण हो, चाहे वो बिहार का धर्मांतरण हो, चाहे आपके रायगढ़ में घुसपैठ हो, रायगढ़ में अवैध निर्माण हो, चाहे रायगढ़ में धर्मांतरण हो, जो भी समस्याएं हैं वो इसलिए चल रही हैं कि कानून का खौफ नहीं है, सज़ा का खौफ नहीं है, और खौफ नहीं है इसलिए भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। आपने अभी राम नीति की बात की, स्वार्थ कारज ये बिन भय होए न प्रीत, उसी तुलसीदास जी ने कहा है, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, स्वार्थ कारज करे सब प्रीति। तो कौन ऐसे स्वार्थी लोग हैं जिसके कारण प्रीति कर रहे हैं? एक ही चीज की दूसरी चीज है। बहुत अच्छा आपने बताया। स्वार्थ है पार्षद प्रधान बनने का स्वार्थ, विधायक सांसद बनने का स्वार्थ। भारत की बर्बादी हुई है केवल और केवल पार्षद प्रधान बनने के चक्कर में, सांसद विधायक बनने के चक्कर में। तो क्या राष्ट्राध्यक्ष नियम लागू कर दिया जाए इसके लिए आपका? नहीं। दूसरी बात आपने कहा कि 50 देश विरोधी कानून, मतलब आप पूरी संविधान निर्मात्री सभा को देशद्रोही ठहरा रहे हैं जिन्होंने कानून बनाया। नहीं, आपको अंतर नहीं पता है। नहीं, अंतर पता है, इसलिए आपने पूरे 50 कानून, सिर्फ कांग्रेस का नाम लिया। संविधान निर्मात्री सभा को आप पूरा देशद्रोही ठहरा रहे हैं। आपको कानून संविधान में अंतर नहीं पता। सुनिए, भारत में संविधान ये एक है बस, और कानून 6500 है। उन 6500 कानूनों में से हमने 50 कानून को बताया जो देश विरोधी है। आपको संविधान और विधान में अंतर नहीं पता है। विधान 6500 हैं, संविधान एक है। हमारा ये कहना है कि वो जो 50 संविधान विरोधी कानून हैं उनको खत्म करना जरूरी है। संविधान और विधान को, एक को ला कहते हैं, एक को कॉन्स्टिट्यूशन। कानून बनाने की शक्तियां संविधान से ही आई हैं, ऐसा तो नहीं कि संविधान ने शक्ति नहीं दी तो कानून बन गया। आपने सवाल कर लिया, मैंने आपको बता दिया। उसमें से 25 कानून सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सरकारों को नोटिस हुआ है, सरकारें उसको बदल रही हैं। वक्फ एक्ट देश विरोधी कानून है, हमने उसको चैलेंज किया।
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट देश विरोधी कानून है, इसको चैलेंज किया। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट देश विरोधी कानून है, इसको चैलेंज किया। माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है, इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन हो रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा हो रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। आम जनता का लगभग 50,000 करोड़ माइनॉरिटी के नाम पे जा रहा है। माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा ही नहीं है, न भारत के संविधान में लिखा है न कानून लिखा। जब आप देश विरोधी बोलते हैं तो देश को कैसे डिफाइन करते हैं? जो काम भारत के खिलाफ हो, भारत की संस्कृति के खिलाफ हो, भारत की परंपरा के खिलाफ हो, वो कार्य स्वाभाविक सी बात है राष्ट्र के खिलाफ है। भारत की संस्कृति क्या है बाय द वे? मतलब बेसिक संस्कृति आप किसको मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम भारत की संस्कृति है। नारी तु नारायणी भारत की संस्कृति है। यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता भारत की संस्कृति है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके भारत की संस्कृति है। सबका साथ सबका विकास भारत की संस्कृति है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद को फैलाना भारत की संस्कृति नहीं है। तुष्टीकरण करना भारत की संस्कृति नहीं है। तो जो तुष्टीकरण करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं वो भारत की संस्कृति के खिलाफ। जातिवाद भारत की संस्कृति नहीं है, मतलब कास्टिज्म फिर कहाँ से पैदा हुआ? आप किस क्या कौन से चैनल से हैं? मुनादी.com। ये मतलब क्या है ये यूट्यूब है। यूट्यूब कब से चला है? ये तो 5 साल हुआ, लेकिन मैं पिछले 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। कितने सब्सक्राइबर आपके चैनल पे? अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं, 10,000। परित्राणाय साधु नाम नहीं है क्या संस्कृति भारत? मैंने कहा ना ऐसा है, ऐसे विशेष सेलेक्टिव है सर। नहीं, ये आप सेलेक्टिव चीज़ों को उठा रहे हैं। हमारा आपका आधे घंटे का संवाद है सर या तो पूरा पीएचडी कर लिया जाए या आप अपने काम की न्यूज पे कुछ सवाल पूछ काम के लिए जो संकाय कल आपका भाषण हुआ है, आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी जो बातें आती हैं, विभिन्न न्यूज चैनलों पे जो आपकी बातें आती हैं, तो वो शंकाएं हमारे मन में उठती हैं। हम अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं। कोई सवाल जवाब की बात नहीं है। आप आपको जो सूटेबल लगे उसका उत्तर दीजिए। नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। मना कर दें सर, नहीं देना उपाध्याय जी, है। एक सवाल सब यहाँ पंडित लोग ही बैठे हुए हैं ना जो आपसे पूछ रहे हैं, है ना? तो पंडितों की सभा में भी आप बैठे हैं। पहली स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस चैनल से हैं? मैं नवभारत का अंग्रेजी न्यूज़ देखता हूँ जो है, समझे, और वरिष्ठता की श्रेणी में हूँ मैं रायगढ़ पत्रकारिता में। पहली बात तो आप शायद इलाहाबाद से हैं, प्रयास जो जानते ये भी हैं। आवाज से वो आपका पड़ोसी है। प्रयास पड़ोसी नहीं करना। दूसरा चीज, अरे कुछ बात कीजिए। दूसरा चीज की जो जानकारी मिली है, पहले आप अन्ना हजारे के आंदोलन में भी शामिल रह चुके हैं। आप पार्टी के संस्थापक रहे हैं। आम मैं आदमी सदस्य पार्टी से में रहे हैं। भी आप इंटरफेयर कर चुके हैं और अब शायद भाजपा में भी आपकी भागीदारी चल रही है जो है। और जो सुप्रीम कोर्ट की बातें आई उसमें भी आई कि बहुत से राजनेताओं को आपने नोटिस भेज के परेशान किया है। जो नहीं, 500 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया था कि पूरे देश में सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। उसमें मैंने यही कहा था, चूंकि सांसद विधायक के पास समय कम होता है और हर जगह वीआईपी व्यवस्था है, तो कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए और इनको तारीख पे तारीख न मिले, इनका मामला एडजर्न न हो, इनको साल भर के अंदर न्याय मिलना चाहिए। 2016 मैंने पीएल फाइल किया, 2017 में गोगोई साहब ने ऑर्डर पास किया, 2018 में सबके उनके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होकर एक कोर्ट में आए और अब तक 500 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। ऐसे ऐसे माफियाओं को सजा हुई है जिनका मुकदमा 30-30 साल से पड़ा हुआ था। जैसे प्रयाग के अतीक अहमद और अशरफ अहमद, उनका मुकदमा 30 साल से था, कोई कोर्ट छूती नहीं थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि साल भर के अंदर ब्रजेश सिंह का भी है, ब्रजेश सिंह का है, आजम खां का है, अब्दुल्ला आजम का है, सूरज भान का है, मतलब ऐसे माफिया जिनका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज छूते नहीं थे, वो सारे डिसाइड हुए हैं। और उसमें हर पार्टी के लोग गए, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी के गए, हर पार्टी के लोग गए, किसी के ज्यादा गए किसी के कम गए। अभी आप छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं जो है, यहाँ की सरकारी व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? यहाँ बलवा और अभी पत्रकार की हत्या तक के मामले हुए हैं, सरकार इसको लेना चाह रही थी। देखिए, वो जब मैंने चंद्राकर नाम था ना, चंद्राकर की हत्या हुई तो
पहली बात तो जिस तरीके से ये राष्ट्रीय विमर्श बनना चाहिए था उस पर हुआ नहीं, मुझे बड़ा इसका दुख है। एक पत्रकार की इस जघन्य तरीके से हत्या हुई, जो कुछ खबर छाप रहे थे, और उस पे वो एक तरीके से स्टेट लेवल की खबर बन के रह गई। इसमें कहीं न कहीं मीडिया का दोष है। कायदे से दिल्ली में बैठी हुई मीडिया, जो मेन मीडिया है, चाहे वो बड़े चैनल है, उनका दोष है कि कम से कम एक दिन पत्रकार की हत्या पे एक पूरी चर्चा होनी चाहिए थी। और फिर वही बात आ गई, मूल कारण और अस्थायी समाधान। मैं समस्त बीमारियों की चर्चा नहीं करता ज़्यादा, इसलिए नहीं करता कि बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है। और हमारे देश में दुर्भाग्यवश बीमारी की चर्चा हो रही है इतने दिनों से, बीमारी का अस्थायी समाधान क्या है उस पर चर्चा नहीं होती है। भ्रष्टाचार हमारी बहुत बड़ी समस्याओं का रूट काज है। चंद्राकर की हत्या भी करप्शन के कारण हुई। भ्रष्टाचार के कारण समाज में पूरा उथल पुथल बना हुआ है। कोई भी दबंग किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, वो बेचारा अपनी जमीन छुड़ा नहीं पाता, 50 साल 60 साल मुकदमा चलता है, ऊपर से वो दबंग धमकी देता, जाओ कोर्ट चले जाओ। ऐसे सिचुएशन है। ये प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों की हत्या हो रही है जमीन विवाद में। और जमीन विवाद में हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि दबंग जमीन कब्जा करके रखता है, कोर्ट से उसको न्याय मिलता नहीं है। वो दबंग गरीब आदमी बसता रहता है, एक दिन उसके लड़के जवान हो जाते हैं, लड़के जाकर हत्या कर देते हैं। तो जो गरीब था वो एक तो पहले उसकी जमीन पर कब्जा हुआ, उल्टा उसके लड़कों ने हत्या कर दिया, तो बेचारा और गरीब हो गया, क्योंकि अब उसका जो कमाने वाला लड़का था वो तो जेल चला गया। तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है जिसमें तारीख पे तारीख लंबी चल रही है, उसका मूल कारण क्या है? झूठी शिकायत करना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं है, झूठा हलफनामा दाखिल करना अपराध नहीं है, झूठी खबर लिखना अपराध नहीं है, झूठा यूट्यूब वीडियो बनाना अपराध नहीं है। हमारे देश में झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच और झूठ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। और इस झूठ के खिलाफ अगर हमने सीरियस क्राइम इस पर कुछ कानून बनाया होता, तो झूठी गवाही अगर नहीं होती तो आधे मुकदमे ऐसे खत्म हो जाते। राजा जी, आपने शराबबंदी को लेकर के आपने दिल्ली में बहुत पत्राचार किया है। कुछ ऐसा ही सिस्टम जो है छत्तीसगढ़ में भी है, यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह का पत्राचार वगैरह करेंगे? देखिए, मैं जो कार्य करता हूँ वो भारत के संविधान के दायरे में करता हूँ। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। कम से कम व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे तो नहीं खोलने चाहिए। व्यापार का मिलना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यापार जिससे व्याभिचार बढ़े। तो हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कम से कम ये तो नहीं खोलना चाहिए। ये हमारा नहीं, ये उनका दायित्व है जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है। आर्टिकल 47 को उठा के पढ़िए, साफ साफ कह रहा है नशाबंदी शराबबंदी करना ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य है तो लागू कौन करेगा? जिन्होंने शपथ ली। शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जज, हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। ये उनका भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है, हमारा और आपका भी दायित्व है। लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है नशाबंदी शराबबंदी करना, ये सरकार का है। आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही, वोट जीवी नोट जीवी। तो चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि शराब पिला के, कंबल बांट के, बर्तन बांट के, पैसा बांट के जो लोग चुनाव जीत जाते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ लेते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार करके नहीं जीतते हैं? अगर ये जो भ्रष्टाचार नहीं है तो वो नेता ही भ्रष्ट है। नहीं, ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी, ऐसे नेता भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं चुनाव जीतने के बाद। और इस पे हमारी 2 PI है। इस मुफ्तखोरी के ऊपर हमारी 2 PI है। जो मुफ्तखोरी तो थोड़ा सा फ्रीबीज अलग हो जाता है, और ये वाला जो नहीं, घोषणा बता रहे हैं फ्रीबीज को हिंदी मुफ्तखोरी कहेंगे। नहीं, बताओ, जो घोषणा होती है वो तो अब ये घोषणा मुद्दा उठा, ये घोषणा नहीं है, ये घोषणा थोड़े है। जब दारू कंबल बांटते हैं वो घोषणा नहीं होती। सवाल सुन लिया, जवाब मैं दे रहा हूँ भैया, सुन तो लीजिए। सवाल सुन लिया, जवाब दे रहा हूँ। जब मैंने PIL फाइल किया था तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी हम भी 1.5 लाख के कर्जे में हैं, आप भी 1.5 लाख के कर्जे में, आपका नाती, आपका पोता भी 1.5 लाख के कर्जे में है, आपका बेटा भी 1.5 लाख के कर्जे में। और हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, नहीं है तो रोटी नमक खाओ, लेकिन उधार लेके हलवा पूड़ी मत खाओ। ये तो परंपरा हम लोगों की रही
संस्कृति रही, और वही हो रहा। चारवाक की भी नीति आगे घी, ठीक है। कर्जा ले घी पियो वाला नीति चल रही है देश में। तो यहाँ चल रहा है कर्जा ले लेके जो है ऐसे बटोर। चारवाक की नीति पे चल रहा है देश। अब ये चल क्यों रहा है इसको समझिए, रूट काज पे जाइए। समस्या नहीं, समस्या पे नहीं, इसका रूट काज क्या है? रूट काज क्या है कि 75 साल बीत चुके, हमने एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड नहीं बनाया। ये जो चल रहा है, ये चल रहा है 1951 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कारण। मैं कहता हूं ना कानून घटिया है। आज मेरे पास समय कम है, मुझे आप जो समस्या बताओगे मैं उसका रूट काज बताऊंगा कि ये कानून घटिया इसलिए ये समस्या चल रही है। कोई भी बीमारी का एक रूट काज होता है। ये जो मुफ्तखोरी है इसका रूट काज है 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और वो क्या है? वो ये कहता है कि कैंडिडेट अगर शराब बांटे तब तो वो करप्शन है, लेकिन पार्टी अगर शराब बांटे तो करप्शन नहीं है। तो कैंडिडेट अगर 100 रुपए की नोट बांटे, 500 की नोट बांटे तब तो करप्शन, लेकिन पार्टी डिक्लेयर करे कि हम 2-2 हजार रुपए देंगे तो करप्शन नहीं। तो जब तक आप उस कानून को नहीं बदलेंगे 1951 को। दूसरा, मैनिफेस्टो का हमारे पास कोई फॉर्मेट ही नहीं है। जैसे एफआईआर करते हैं, एक फॉर्मेट है, एफआईआर में ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। कोर्ट में आप जाते हैं, मुकदमा दाखिल करते हैं, एक फॉर्मेट है, आपको उसी फॉर्मेट में मुकदमा करना है। मैनिफेस्टो का कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो इसलिए जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो 2 मैंने पीआईएल फाइल किया, फ्रीबीज रोकी जाए, एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड बने कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए। और उसमें जब मैनिफेस्टो बनाए तो हर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले ये लिखे, अगर राज्य का चुनाव है कि उस राज्य पे सबसे ऊपर लिखना चाहिए कितना कर्जा है। फिर उसमें नीचे लिखे कि जो वो वादा कर रही है उस वादे से कितना और खर्चा बढ़ेगा। और तीसरा उसमें ये लिखे कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो 5 साल में पहले वाला कर्जा और बाद में जुड़ा हुआ कर्जा, इसकी भरपाई के लिए वो क्या करेंगे। जब तक पॉलिटिकल पार्टियों को अकाउंटेबल आप नहीं बनाएंगे तब तक पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन पर चलेगा। कोई 1000 करेगा, कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500। अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर, टोल टैक्स देने वाले, रोड टैक्स देने वाले, जीएसटी देने वाले, ये सब टैक्स देने वाले। हमने कोई, अच्छा दूसरा, हमने कैंडिडेट के लिए तो करप्ट प्रैक्टिस बनाया था, पॉलिटिकल पार्टी के लिए करप्ट प्रैक्टिस बनाया ही नहीं। करप्ट प्रैक्टिस, इलेक्शन पिटीशन कैंडिडेट के खिलाफ तो फाइल हो सकती है, इलेक्शन पिटीशन पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फाइल ही नहीं हो सकती। वो आसमान का वादा कर दे, 4 सितारे का वादा कर दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई भी वादा कर दे, वो कह दे हम अग्नि ब्रह्मोस मार देंगे, ले खरीद लेंगे, कुछ वही नहीं। तो जब तक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा मैनिफेस्टो का, पॉलिटिकल पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनसे अंडरटेकिंग नहीं ली जाएगी कि ये जो घाटा है इसको कितना आप भरोगे, और नहीं भर पाओगे तो जब एक उनके ऊपर बार होगा कि आप सत्ता में आए और आपका कर्जा अगर पहले से फिर बढ़ा तो आपके चुनाव लड़ने पे 5 साल का रोक लगेगा। जब ये व्यवस्था होगी तब ये रुकेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के फिर वही बात आ गई, रामनीति, भय बिन होए न प्रीति। मैं फिर बोलूंगा स्वार्थ कारक सरस्वती। आप सुप्रीम मैं तो उसकी बात करूंगा ना। आईपीएस सर, लेकिन- और बीएनएस में किसको बेहतर मानते हैं? उपभोक्ताओं का मत इस पे बटा हुआ है। आईपीसी, आईपीएस और बीएनएस में आईपीसी, आईपीसी, हाँ आईपीसी। हाँ, इसमें बेहतर किसको? सर, अभी तक की स्थिति, अभी जो स्थिति बनी है, बहुत ही तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। पहले का अपेक्षा भी कुछ दिनों में बहुत ही गंदी टाइप की राजनीति, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, राजनीति जो गलत जा रही है वो आपका बिल्कुल सही है। अभी भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपने जो कहा, अनिल पांडे जी। अनिल पांडे जी का वही है, स्वार्थ। स्वार्थ क्यों? राजनीति गंदा होने का कारण ये है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है राजनीति, और इतना प्रॉफिटेबल धंधा हो गया है कि सही लोग अब आने से उसमें बच रहे हैं, और सही लोग आने से बच रहे हैं तो और अच्छा और प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। इसका जिम्मेदार किसको? जिम्मेदार नियम कानून, केवल और केवल। आप करप्शन खत्म कर दीजिए, राजनीति से गंदे लोग अपने आप निकल जाएंगे। अभी तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ 5 साल में। अभी पूरा वो अच्छा खासा बिजनेस है, इससे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस कहाँ है कि 5 करोड़ लगा के 5 साल में 50 करोड़ मिल जा रहा है। ठीक है, वो तभी जाएगा जब चीजें, उसके लिए वर्तमान सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। जैसे जनधन खाता के बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि बीच से कट मनी बहुत निकल गई। नहीं तो जो 20% की कट मनी चलती थी
वो लगभग निकल गए। नहीं तो हर स्कीम में प्रधान या पार्षद आपसे जो भी स्कीम थी उसमें 20% पहले ले ही लेते थे। आपको अगर 500 रुपए देना है उसमें आपको 400 देते थे, 100 देते थे। उपाध्याय जी, मैं यूपी के जिस इलाके से आता हूँ, प्रधानों की और सचिवों को देखा हूँ जनधन की नीति के बाहर खड़े रहते हैं विड्रॉल फार्म लेके। आप बैंक में भेजते रहिए, विड्रॉल लेके आते हैं, सामने वाले से अपना पैसा ले लेते हैं। तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आया, आंखों से देखा हुआ है, वीडियो शूटिंग का सब कुछ देखा हुआ है, कोई विशेष फर्क नहीं। वो कट मनी उनके पास पहुंचेगी ही, नहीं तो आपकी हाजिरी ज़्यादा दिखाएगा, कम दिखाएगा। ये वास्तविक और जमीनी सच्चाई है। कोई फायदा नहीं हुआ है जनधन योजना से। और किसी का सर ये अभी आप बोले कि 500 से ज़्यादा देशों में मतलब भारत में घूम चुका हूँ, अलग अलग जिलों में अभी तक जो स्थिति देखने को मिली है, या अभी तक का मतलब सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे अच्छा लगा, या क्राइम वगैरह, या चाहे सबसे ज़्यादा परेशानियाँ कहाँ पे देखने को मिली? देखिए, जो सबसे मुझे ठीक व्यवस्था में परिवर्तन नजर आया वो तो उत्तर प्रदेश में नजर आया, और वो एक खौफ पैदा हुआ है वहाँ पे। 100% चीज़ें नहीं ठीक हो गई हैं, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी चीज़ें वहाँ बदली, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हर तरीके का परिवर्तन हुआ है। अधिकारी बैठने लग गए हैं, अधिकारी फ़ोन उठाने लग गए हैं। नहीं तो जो CUG नंबर कहाँ उठता है? खासतौर पे जो कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, कप्तान अपना CUG नंबर तो उठाते नहीं, लिखा भले रहता है। इवन थानेदार भी नहीं उठाते, लेकिन सबके नंबर उठने लग गए हैं। कोई व्यक्ति फ़ोन करे आपका फ़ोन उठेगा, ये उठने लग गया। और छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ और गुजर जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताता। लेकिन सर क्राइम भी तो अभी भी वहीं सबसे ज़्यादा क्राइम में भी तो यूपी से ही, उत्तर प्रदेश से भी आता है, क्योंकि मैं भी बलिया का रहने वाला हूँ। 22 करोड़ की जनसंख्या है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है। यानी अकेले यूपी में 22 ऑस्ट्रेलिया बसेगा, 11 ऑस्ट्रेलिया बसेगा। तो एक वो दिक्कत है, लेकिन पहले से कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। राजनीति में सबसे भ्रष्ट लोग रहते हैं, ये आपका मानना है? तो राजनेताओं को जो सारी सुविधाएं ऐशो आराम मिलते हैं, इसमें कटौती होनी चाहिए या नहीं? मेरा मानना चाहिए कटौती हो चाहे ना हो, लेकिन पहले राजनीति अपने जो उनका काम है वो काम जरूर करना चाहिए। भाई डॉक्टर का क्या काम है? दवाई देना। मिस्त्री का क्या काम है? घर बनाना। ड्राइवर का क्या काम है? गाड़ी चलाना। सांसद विधायक का मुख्य कार्य क्या है? बिजली का खंभा लगवाना नहीं है, भ्रष्टाचार करना है। सांसद विधायक का मुख्य कार्य नेता किसको कहते हैं आप जानते हैं? जो नीति बनाए उसको कहते हैं नेता। आजकल परिपाटी चेंज हो गई है। जन नेता मतलब जनता के लिए नीति बनाए। तो राजनीति उसको कहते हैं जहां नीति बने। अब अलग हो गया, उसका शब्दों पे बड़ा खेल फेल हो गया, अलग छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम जिसके लिए हमारे सांसद विधायक शपथ लेते हैं उतना काम तो करे। संविधान कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय का मतलब थोड़ी कि 40 साल के बाद मिलना चाहिए, 50 साल के बाद मिलना चाहिए। संविधान कहता है अपराध कम होना चाहिए, संविधान कहता है करप्शन कम होना चाहिए, संविधान कहता है सबको शुद्ध हवा पानी मिलना चाहिए, संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, संविधान कहता है अराजकता खत्म होनी चाहिए। तो जो ये भ्रष्टाचार अपराध है, इस पर रोकने के लिए वो नियम कानून बनाए, ये मैं आशा करता हूँ, ये इनको करना चाहिए। सर एक चीज़ जो आप उस पॉलिसी की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मुफ्तखोरी वाली जो घोषणाएँ हैं चाहिए, उस तरह की योजनाएँ नहीं होनी चाहिए। तो स्टेट तो सर वो उस तरह की बात करेगा, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनके लिए तो योजनाएं बनाएगा, उनके लिए मुफ्त चीज़ों की व्यवस्था करेगा ही करेगा। ये स्टेट तो नॉन प्रॉफिटेबल है, वो तो प्रॉफिट ही हमेशा नहीं देखेगा। तो क्या उसको वो भी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जन कल्याणकारी योजना और मुफ्तखोरी दोनों में डिफरेंस है। ये तो भारत का संविधान भी कहता है कि सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको मूलभूत सुविधा मिले। तो जीवन यापन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिलना चाहिए। जिसके पास नहीं घर है उसको छत मिलना चाहिए, जिसको नहीं कोई और है, भूमिहीन है, खेतीहीन है, तो उसको राशन मिलना चाहिए। जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो तो मिलनी चाहिए। लेकिन अब उसमें स्मार्टफोन बटे, मंगलसूत्र बटे, स्कूटी बटे, लैपटॉप बटे,
कम से कम ये मूलभूत सुविधा तो नहीं है। और हम कहते हैं ये भी बटे, पैसा हो तो बटे। यहाँ तो साड़ी बटती है जहाँ पांडे जी, मैं भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें राजाश्रय एक महत्वपूर्ण अंग रहा है राजाओं का। तो ये राजाश्रय ही आगे चल के क्या तुष्टीकरण हो गया, ये मुक्तपुरी हो गई, इस लोकतंत्र के जो नए राजा बन गए हैं उन लोगों ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपना वोट तंत्र बढ़ाने के लिए इस नीति को आगे बढ़ा दिया मुक्तपुरी वाली को। भारत की वर्तमान स्थिति के लिए भारत के चारों स्तंभ जिम्मेदार है। कार्य विधायिका इसलिए जिम्मेदार है कि वहाँ तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है। वास्तव में भारत की क्या समस्या है, क्या उसका स्थायी समाधान करना चाहिए, उस पर गंभीर चर्चा नहीं होती। कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि जो सड़े हुए नियम कानून हैं भी गुलामी वाले, उनको भी अगर थोड़ा ठीक से इम्प्लीमेंट करते तो भी व्यवस्था ठीक से चलती। न्यायपालिका इसलिए जिम्मेदार है, उसको आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, माओवादियों, नक्सलियों के मानवाधिकार की ज़्यादा चिंता है। लोगों को न्याय मिले इसकी चिंता नहीं है। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब एक तरफ 5 करोड़ ठीक आदमी होंगे जो जिनको वास्तव में न्याय मिलना चाहिए, दूसरा पक्ष ऐसा होगा जो चाहता है मुकदमा लंबा चले। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जो पीड़ित होता है वो चाहता जल्दी उसको न्याय मिले, दूसरा पक्ष चाहता है मुकदमा देर से चले। भाई जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ वो चाहेगा मुकदमा जल्दी खत्म हो जाए, सजा मिल जाए। जिसने बलात्कार किया वो चाहेगा मुकदमा लंबा चले, और मुकदमा लंबा चल रहा है, यानी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी के पक्ष में। एक दबंग ने जमीन कब्जा किया, जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ वो चाहेगा मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए, हमारी जमीन मिल जाए। और दबंग चाहेगा मुकदमा 50 साल चले, और मुकदमा 50 साल चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था दबंग के पक्ष में है। तो वर्तमान जो प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था है, ये शोषित के पक्ष में नहीं है, ये दबंग के पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट को दुर्भाग्यवश आज तक सुप्रीम कोर्ट कभी इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं करती। मैंने कई PL फाइल किया, यूनिफॉर्म पुलिस कोर्ट पे फाइल किया, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट पे फाइल किया, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोर्ट पे फाइल किया, लेकिन ऐसे लगता है ये उनके लिए सेकेंडरी नहीं है। ऐसे मुद्दों पर जिसपे एक व्यक्ति का भविष्य टिका हुआ, उस पर एक हफ्ते तक मामला चल रहा है, और ऐसे मुद्दे जिन पे 5 करोड़ लोगों का भविष्य टिका हुआ है उस पर गंभीरता से चर्चा ही नहीं होती। राजनीति भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और सबसे जो चौथा जिम्मेदार है वो मीडिया जिम्मेदार है। TRP की ऐसी होड़ लगी हुई है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट वाले तो फिर भी थोड़ा अपना काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुबह से लेकर शाम तक वो TRP ढूंढने में, वो ब्रेकिंग न्यूज बनाने में मस्त है। बुरा मत मानिएगा आप सब लोग पत्रकार बंधु, सच्चाई यही है। गोदी मीडिया चार के चारों स्तंभ कहीं न कहीं अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। सर, गोदी मीडिया कॉन्सेप्ट से आप सहमत हैं? मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि मैं अक्सर लिखा करता हूँ, आज से 40 साल से लिख रहा हूँ चीज़ों। जैसी जनता होती है, जैसा समाज होता है, वैसे नेतृत्व मिलता है, वैसे ही इस चारों व्यवस्था के अंग आते हैं। तो हम रूट लेवल पे काम करें या ऊपर के लेवल पे काम करें, जब तक हमारे यहाँ शिक्षा रहेगी, कुरीतियाँ रहेगी, अंधविश्वास रहेगा, पिछड़ापन रहेगा, तब तक इसी स्तर के हमको सारी चीज़ें मिलेगी। इसका हमारा थोड़ा आपसे मेरा विभिन्न अलग सोच है। नहीं, अब हमारा ये मानना है कि समाज को जागृत करके व्यवस्था बदलने में बहुत समय लगता है। व्यवस्था को बदल के समाज को जागृत करना बहुत आसान होता है। ठीक है, आप पूरे 100-150 करोड़ लोगों को अगर आप ये सिखाओ कि एयरपोर्ट पे कैसे चलना है तो सिखाते रह जाओगे। हाँ, आपने एयरपोर्ट पे नियम बना दिया कि एयरपोर्ट पे आना तो ये करना है, जो जिसको एयरपोर्ट पे जाना है वो ठीक से समझ बूझ के जाए। और मैंने ऐसी व्यवस्था देखी है कि वही व्यक्ति जब मेट्रो में चलता है अलग तरीके से चलता है, और नॉर्मल ट्रेन में चलता है अलग तरीके से चलता है। मेट्रो में चलता है तो पानी भी नहीं पीता, और ट्रेन में चलता है तो मूंगफली खा फेंकता है। तो व्यवस्था के हिसाब से मनुष्य चलता है। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो व्यवस्था ऐसी बने कि समाज अपने आप में जागरूक हो। जहाँ तक कुरीतियों की बात है, कुप्रथाओं की बात है, इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलती। कल मैंने शिक्षा व्यवस्था पिछले काफ़ी देर चर्चा की। हम सिखा क्या रहे हैं?
हम किसको सिखा रहे हैं? अपने आदर्शों को अपने पढ़ाना छोड़ दिया। आदर्शों को पढ़ाना छोड़ दिया तो आदर्श समाज बनना बंद हो गया। आज की डेट में जो शिक्षा में एक होड़ लगी हुई है, बस डॉक्टर कैसे बना, मतलब एडमिशन के समय से डिसाइड हो जा रहा है कि बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, पूरी शिक्षा उस पर घूम रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टर तो बन रहा है, और डॉक्टर कम बन रहा है, फार्मा कंपनियों का वो रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बन रहा है कि डॉक्टर बनेगा तो दवाई लिखेगा, दवाई मैक्सिमम दवाई लिखवाएगा। ये जो लक्ष्य हो गया, इसका ये उद्देश्य। सर, न्यायपालिका की बात की, न्यायपालिका में कई बार ये बात उठी है कि जजेस नहीं, तो जजेस भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। उनको मिल नहीं रहा है, बार बार एक बार। मेरा अपना इस पे अलग मानना है। जज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल एक कानून बनाइए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठे हलफनामा पे 10 से 20 साल सजा का कानून बना दीजिए, 50% मुकदमे अपने आप तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। मुकदमा चलता इसीलिए है क्योंकि झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा एफिडेविट फाइल करना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, ये कुछ भी अपराध नहीं। फर्जी लोग फर्जी वसीयत बनवा ले रहे, फर्जी विरासत बनवा रहे हैं, क्योंकि फर्जी वसीयत फर्जी विरासत बनवाना अपराध नहीं। मैंने, आप लोग शायद थे कि नहीं थे वहां पे, जौनपुर जिले की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी केस चल रहा है। जौनपुर जिले में एक रघुवीर मिश्रा थे, उनकी 10 बीघे जमीन को 2 लोगों ने लिखवा दिया। एक को तो उन्होंने अपने आप तक दिया, दूसरे ने फर्जी लिखवा दिया, फर्जी वसीयत बनवा दिया। फर्जी वसीयत क्यों बनवाया? क्योंकि फर्जी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध है, और उसने 200 लोगों को गवाह खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्जी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं। तो आप जज की संख्या बढ़ाएंगे तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको झूठ को गंभीर अपराध। भाई, आपके देश में, आपके रायगढ़ में बांग्लादेशी आए कि नहीं आए? बस रहे नहीं बस रहे? क्यों बस रहे? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण में बस रहे। बात करते हुए अरे बाहर जांच ही कहाँ हुई है जो बसे नहीं बसे? सर्वे करवा लो, पता चल जाएगा। पता करवा, सर्वे हो जाए तभी पता चल जाएगा। आप सर्वे कराओ, पता चला आप ही के मकान में होंगे। अब ये बांग्लादेशी क्यों कैसे आते हैं? मेरी PIL है इस पे बांग्लादेशी। बात यहाँ पे हुई जब 1975-70 में जब युद्ध हुआ यहाँ पे, बांग्लादेश निर्माण हुआ, उस समय जो रिफ्यूजीज आए थे वो यहाँ बसे, उनकी कॉलोनियाँ बसी। जैसे उससे पहले 1962 में तिब्बतियों की कॉलोनियाँ बसी, हमारे पड़ोसी जिले में तिब्बतियों तक की कॉलोनियाँ बसी हुई। तो उन्हीं लोग के परिवार के लोग जब आते हैं उस बांग्ला टोन में बात करते हैं तो हम बोलते हैं बांग्लादेशी। भाई, बांग्लादेश से पार करके आ रहे हैं तो हमारे बॉर्डर पे फोर्स क्या कर रही है? तो सवाल उठाया जा रहा है, बॉर्डर पे फोर्स क्या कर रही है? इसकी कमजोरी है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको बता रहा हूँ। अभी आप गूगल करिएगा, BSF कमांडेंट 22 करोड़, एक कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है बॉर्डर पे। क्यों? वहाँ खुला रेट चल रहा है 2,000 रुपये पर व्यक्ति अंदर करने का। गाय को भेजने का 500 रुपये, बांग्लादेशी बंदा लेने का 2,000 रुपये। अच्छा, वहां से आया तो यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर पे आप 2,000 रुपये दे दो, आधार बन जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, 2,000 में आधार बन जाएगा। यहाँ तो नेता लोग खोज रहे हैं उनका राशन कार्ड, ये सब वोट बैंक के लिए। तो 2,000 में आधार बन जाए, मतलब 2,000 में आधार बन गया, 2,000 रुपये में नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, घर तक बना के, ठीक है। 2-3 हज़ार रुपये में तहसील से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, 10,000 रुपये में सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। आप धन्यवाद पाठक जी, आपका स्वागत, आपकी बातें सुन के। यहाँ रायगढ़ में हूँ, यहाँ पे जनसंवाद के लिए आया था, और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ तत्काल NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने के लिए पुलिस को निर्देश दें। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कानून है, UAPA। लेकिन पुलिस प्रशासन UAPA नहीं लगा रहा है धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों को। धर्मांतरण अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है, और इससे निपटने के लिए नई वाली जो BNS है उसमें एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर, जिसमें आजीवन कारावास फांसी होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन उसको भी नहीं लगा रहा है। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है, और देशद्रोह के लिए भी बाकायदा एक प्रोविजन है नई वाली BNS में। और धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है,
मैं माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे ये 5 धाराएं लगाएं, एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं, स्पेशल कोर्ट बनाएं हर जिले में। इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करें। इनकी नागरिकता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भेजें और सुनिश्चित करें कि इनको लाइफ आजीवन कारावास मिले। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास मिला है। उत्तर प्रदेश की सरकार धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए भी लगा रही है, यूएपीए भी लगा रही है, वेजिंग वॉर भी लगा रही है, देशद्रोह भी लगा रही है, गैंगस्टर एक्ट भी लगा रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। धर्मांतरण के कारण और घुसपैठ के कारण छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें आप किसी एक विधानसभा की वोटर लिस्ट ले लीजिए या किसी एक लोकसभा की वोटर लिस्ट ले लीजिए और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट उसी क्षेत्र की ले लीजिए। 25 साल के अंदर आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई है और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई है। इसलिए धर्मांतरण और घुसपैठ पर रोक लगाना जरूरी है। रोक तभी लगेगी जब धर्मांतरण कराने वालों के मददगारों पे कार्रवाई होगी, घुसपैठ कराने वाले के मददगारों पे कार्रवाई होगी। घुसपैठ तब रुकेगी जब जो घुसपैठियों का आधार बना के दे रहे हैं, राशन कार्ड बना के दे रहे हैं, वोटर आईडी बना के दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है लेकिन उनके मददगारों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सरकारी कर्मचारी, बाबू, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे नगर निगम का क्लर्क हो, जो भी उनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ को बचाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो धर्मांतरण घुसपैठ है और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि नियम कानून उनके ऊपर लागू किए जाए। उन जो धर्मांतरण कराने वाले हैं और जो घुसपैठ कराने वाले हैं इनके खिलाफ एनएसए लगे, यूएपीए लगे, वेजिंग वॉर लगे, देशद्रोह लगे और गैंगस्टर एक्ट लगे। फेक जो दस्तावेज हैं और फर्जी गवाहियाँ हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप एज ए लॉयर? मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है कि जो फर्जी एफआईआर होती है, फर्जी शिकायत होती है, फर्जी गवाही होती है, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए। जो फर्जी लोग राशन कार्ड बना के दे रहे हैं, फर्जी आधार बना के दे रहे हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी बना के दे रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जब तक कि फर्जीवाड़े के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी और झूठ के खिलाफ गंभीर अपराध, इसको झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक मुकदमा लंबा चलेगा। और मुकदमा लंबा चलता है फिर लोग गवाही देने आते नहीं हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हमारे पास है नहीं। झूठ पकड़ने के लिए अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए तो आधे लोग ऐसे ही झूठी गवाही देना बंद कर देंगे। इसको करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।